हेलो फ्रेंड्स, मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूं। देखिए, जैसा कि आपको पता है, एसएससी का 2022-23 वाला कैलेंडर आउट हो चुका है। अगर आपने उसको ध्यान से देखा है तो आपको सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो आपको देखने को मिलेगा दिसंबर के महीने में। और देखिए, सीपीओ की जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी आउट हो चुकी है, उसका पेपर आपको नवंबर में देखने को मिलेगा। तो अभी देखिए, अगर हम सीपीओ की बात करें तो आपके पास केवल 2 महीने का टाइम बचा है, और सीजीएल की बात करें तो उससे अगले महीने आपका सीजीएल का है, तो इसका मतलब 3 महीने आपको सीजीएल के बचे हैं। तो देखिए, अभी आपके पास लिमिटेड टाइम है, यही टाइम है जिसमें आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से बूस्ट अप कर सकते हो। तो अभी से आपको लगना पड़ेगा अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो इसी को देखते हुए देखिए, मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आ रहा हूं जिसमें हम सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2021, 2020, 2019, 2018 हम सारे पेपर्स पहले हम प्री के देखेंगे। उसके बाद देखिए, हम साइड बाय साइड मेंस के जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ वो आपको कराता रहूँगा, ताकि आपकी मेंस की भी तैयारी आपकी साथ के साथ होती रहे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लगेंगे। यहाँ आपको सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ समझाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले जो सीजीएल प्री 2021 के पेपर्स हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, हम एसएससी सीजीएल 2022 को टारगेट करते हुए एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम क्या करेंगे, जो सीजीएल प्री के पहले हम जो 2021 वाले पेपर्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा 2020, 19 और 18 हम सारे जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उनमें से प्री के हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज को रेगुलरली फॉलो कर लिया तो आपको सीजीएल 22 में कोई नहीं रोक सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस चीज को आप रेगुलरिटी बना के रखिए मेरे साथ। और हाँ, मैं रेगुलरली आपके लिए एक लेक्चर लेके आऊंगा। देखिए, अगर हम सीजीएल प्री 2021 की बात करें तो ये 7 दिन में 3 शिफ्ट में कुल मिला के इसके 21 सेट्स बनेंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा एक एक दिन में 2-2 लेक्चर्स आपके लिए प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, ताकि हम टाइम से अपना ये जो पेपर्स है प्रीवियस ईयर्स के सारे कंप्लीट कर सकें। और जो हम मेंस के पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं वो साइड बाय साइड आपके चलते रहेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम देखिए सीजीएल प्री 2021 का जो पेपर 11 अप्रैल 2022 को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगेंगे। ये सीरीज आपको बहुत बेनिफिशियल भी रहेगी और पसंद भी आएगी। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए, आप देख सकते हैं 11 अप्रैल 2022 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था टायर 1 का सीजीएल का, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, देखिए, पी और उसके 3 दोस्तों का औसत भार हमें गिवन है 55 किलोग्राम। ठीक है, कह रहा है यदि पी अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक है तो पी का भार बताइए। ठीक है, तो देखिए, जो पी के 3 दोस्त हैं मैं उनका एवरेज मान लेता हूं। 3 फ्रेंड्स की अगर मैं एवरेज एक्स मान लेता हूं, ठीक है, तो मुझे बताइए कि 3 फ्रेंड्स की अगर एवरेज एक्स है तो सम कितना हो गया, 3x। ठीक है, अगर मैं सम की बात करता हूं तो तीनों फ्रेंड्स के सम कितना हो गया, 3x प्लस में। और कह रहा है जो पी का भार है वो इन तीनों की एवरेज से 4 ज्यादा है। तीनों की एवरेज हमने x मानी है, इससे 4 ज्यादा है। ठीक है, अब ये चारों का सम हो गया और चारों का सम सवाल में कितना गिवन है, एवरेज 55। तो सम कितना हो जाएगा, 55 गुना में 4 गुना करिए, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22। ठीक है, तो आपका 3x और x कितना हो गया, 4x बराबर बनेगा आपका 220 में से 4 जाएगा तो 216। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16। ये x की वैल्यू आई है। बट इसने बोला ये तीनों का भार आया है, p के जो 3 फ्रेंड्स हैं उनका एवरेज आया है ये, क्योंकि हमने एवरेज मानी है x। ठीक है, तो वो कह रहा है जो p का भार है इन तीनों की एवरेज से 4 ज्यादा है। ठीक है, तो भाई इससे जो p का वेट होगा वो हो जाएगा आपका 54 प्लस में 4 यानी कि 58 kg। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 है। देखिए 2 बंदे हैं, ए और बी,
और उनकी इनकम का रेशियो हमें गिवन है 11:13, ठीक है। और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है 9:11, यानी कि उनके खर्चों का अनुपात है कितना, 9:11, ठीक है। यदि वे दोनों प्रति माह 4,000 की बचत करते हैं तो मुझे बताइए सेविंग कितने कितने की कर रहे हैं। मैं यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाने वाला हूं जो कि आपको अच्छा लगेगा। ये सेविंग कर रहा है ए 4,000 की और बी भी कर रहा है 4,000 की, ठीक है। अब देखिए मैं इसमें क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाता हूं, कैसे लगाते हैं थोड़ा जानने की कोशिश करिए। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 11 11 121 और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 13 नमा 117, दोनों का डिफरेंस लीजिए। 121 माइनस 117 कितना बचा आपका 4। देखिए मैं लिख देता हूं एक साइड में 11 11 121 माइनस में 13 नमा 117, ठीक है। यहां से ये आया है 4, 4 की वैल्यू। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 9 चौक 36,000, 11 चौक 44,000, दोनों का डिफरेंस लीजिए कितना आ जाएगा 8,000, ठीक है। मैं लिख देता हूं आपका 11 चौक 44,000 था माइनस में 9 चौक 36,000, ये यहां से आया है, ठीक है। तो 4 की वैल्यू 8,000 है, 2 टाइम्स। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि तो उनकी आय में अंतर ज्ञात कीजिए। आय का अंतर मुझे बताइए 13 और 11 का अंतर कितना है 2, तो 2 की वैल्यू पूछिए। अगर 4 की वैल्यू 8,000 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मुझे बता दीजिए। 4,000। भाई 4 की 8 है तो 2 की कितनी हो जाएगी 4,000। ये आपका आंसर है ऑप्शन 4। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है। ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है। ए पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। सी वृत्त पर एक ऐसा बिंदु है जिससे बीसी को आगे बढ़ाने पर स्पर्श रेखा से बिंदु पी पर मिलता है, ठीक है। पहले बना लेते हैं, आपको तब क्लियर होगा, ठीक है। एक सर्कल बना लेते हैं पहले, मान लेते हैं ये वो सर्कल है और इसने क्या बोला है कि ए क्या है, ए बी इसका व्यास है। मान लेते हैं ये ए बी इसका व्यास है और ओ इसका केंद्र भी गिवन है, ठीक है। नाम दे देते हैं ए और बी और इसका सेंटर गिवन है ओ, ठीक है। क्या कह रहा है, ए पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, ठीक है, खींच देंगे अभी, रुकिए। सी पर एक ऐसा बिंदु है जो बीसी को आगे बढ़ाने पर, सी एक ऐसा बिंदु है इस वृत्त पर, ठीक है। तो देखिए इसने बोला है कि बीसी को आगे बढ़ाने पर, सी वृत्त पर कोई ऐसा बिंदु है कि बीसी को आगे बढ़ाने पर और जो यहां से ए के साथ में जो स्पर्श रेखा थी उसको यहां ये पी पर मिलता है, ये बोला गया था, ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब मैं नाम दे देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये बीसी थी और ये ए पर स्पर्श रेखा थी और ये पी पर आगे बढ़ाने पर मिल रहा था, यही बोला गया था, ठीक है। अब कह रहा है एंगल एपीसी 62 है। एंगल एपीसी हमें गिवन है 62 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है लघु चाप एसी का माप ज्ञात कीजिए। लघु चाप एसी, देखिए ये रही आपकी लघु चाप एसी, इसका माप बताना है। तो मुझे बताइए एसी के द्वारा यहां कितने डिग्री का एंगल बनेगा वो हमसे पूछा है। तो मुझे बताइए ये रेडियस है हमारी ओ ए और ये हमारा टेंजेंट है। रेडियस टेंजेंट के साथ में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये 90 और ये 62, दोनों का सम कितना हो गया 52। इसमें ट्रायंगल ए बी पी की बात करता हूं तो इन दोनों का सम 152 है। तो मुझे बताइए ये वाला एंगल कितने का बचेगा 28 डिग्री का, यही आपसे पूछा था। 28 आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या करा है, देखिए दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 56 गुना है, ठीक है। एलसीएम गिवन है हमें 56 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, ठीक है। कह रहा है उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग गिवन है हमें 1710। तो यहां से हम पहले एचसीएफ और एलसीएम का सम गिवन है, एचसीएफ प्लस में एलसीएम बराबर 1710। यहां से एचसीएफ निकाल लीजिए, ठीक है। एचसीएफ को एचसीएफ रहने दीजिए, एलसीएम की जगह पे आप 56H रख दीजिए, बराबर 1710। कितना हो गया आपका 56 और 1 57H बराबर 1710, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, देखिए अगर हम यहां से h निकाल सकते हैं, काटिए इसको, 19 3 57, 19 नमा 171 और 3 से कटेगा ये 30 बार। तो आपका h कितना आ गया, आपका एचसीएफ कितना आ गया 30, ठीक है।
और क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर दो संख्याएं हमारी ए और बी होती हैं, ठीक है, तो दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट बराबर होता है हमारा HCF इंटू में LCM। ये फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो एक संख्या इसने 240 गिवन है, इसमें से एक संख्या किसी को भी 240 लिख दीजिए। दूसरी संख्या हमें निकालनी है, HCF आपने निकाल लिया 30 और LCM है आपका 56 टाइम्स ऑफ HCF, यानी कि 56 इंटू में 30। आई होप आपको क्लियर होगा यहां तक। आगे देखिए, देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 3 से कटेगा ये 8 बार और 8 से कटेगा ये 7 बार, तो 7 का 21 210, तो आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी 210। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है। ये एक हमें पाई चार्ट गिवन है, ठीक है। इसमें कह रहा है चिल्ड्रन एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और रेंट पर खर्च की गई कुल कमाई का कितना प्रतिशत है। तो मुझे बताइए, चिल्ड्रन एजुकेशन कितना है आपका 70 डिग्री, ट्रांसपोर्ट कितना है आपका 50 डिग्री और रेंट कितना है आपका 60 डिग्री। अब देखिए 7 और 6 13, 130 और 50 180, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि जो टोटल 100% वैल्यू है वो आपकी टोटल 360 डिग्री की वैल्यू है और हमें निकालनी है इस तीनों की 180 डिग्री की, ठीक है। 180 से कटेगा ये 2 बार और 2 से कटेगा ये 50 टाइम्स, तो आपका आंसर होगा 50%, ऑप्शन 1। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है। देखिए छात्रों की कुल संख्या 350 गिवन है, ये एक हिस्टोग्राम का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 140 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या का 140 और उससे अधिक, देखिए 140 और उससे अधिक यानी कि इधर से इधर तक के कितना हो गया 55 और 40 कितना हो गया 95, 95 और 15 कितना हो गया 110, ठीक है। 110 इसका रेशियो किसके साथ में, 60 से 120 के बीच, 60 से 120 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। 60 से 120, तो देखिए 60 से 80 100 120 यहां तक, तो देखिए 60 से 32 और 60 कितना हो गया आपका 92, 92 92 और 45, 5 और 2 7 यानी कि 137। ये आपका आंसर होगा 110 रेशियो 137, ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है। देखिए विभिन्न स्कूलों के कुछ विद्यार्थी, केवल लड़के और लड़कियां ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए, 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, ठीक है। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी, कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो कह रहा है परीक्षा में शामिल होने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर मैं बात करता हूं फेल की, तो कह रहा है जो उत्तीर्ण हुए हैं, देखिए अगर 20% छात्र, देखिए अगर मैं पहले टोटल अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं 90, तो मुझे बताइए 20% तो लड़के, तो मैं कह सकता हूं कि 20% यानी 20/100 तो बॉयज, प्लस में 15% लड़कियां तो 15/100 गर्ल्स, ठीक है। और ये कितनी गिवन है टोटल 90 अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो टोटल 90 के बराबर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 को इधर ले जाइए तो बनेगा आपका इक्वेशन 20B प्लस में 15 गर्ल्स बराबर 9000 बन जाएगा आपका इक्वेशन 1, मान लीजिए इसको, ठीक है। दूसरी मैं कंडीशन देखता हूं तो कह रहा है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी, तो लड़कों की अधिक है। तो मुझे बताइए 20% लड़के फेल हुए तो पास कितने हुए 80%। भाई अगर टोटल में से अगर 20% फेल हुए थे तो 80% पास हुए थे, तो मैं कह सकता हूं कि 80 बॉयज तो पास हुए, प्लस में 15% लड़कियां फेल हुई थी, तो पास कितनी हुई थी 85%, ठीक है। तो मैं परसेंटेज यहाँ जो नीचे बटे में 100 आएगा उसको मैं राइट साइड में लिख दूंगा, ये गर्ल्स बराबर ये कितने, इनका अंतर गिवन था, अंतर था ना, ये बॉयज की ज्यादा थी 70 अधिक थी,
ठीक है, तो इनका अंतर कितना गिवन है हमें, 70। ठीक है, और 2 जीरो ये 100 वाली आ जाएंगे इसके नीचे से, तो इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। अगर मैं सॉल्व करने के लिए अगर इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना बनेगा, 20 चौक 80 बॉयज प्लस में 15 चौका 60 गर्ल्स बराबर 9 चौक 36,000। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब आप इस इक्वेशन 2 और 3 को अगर सॉल्व करेंगे तो आप एक काम करिए कि इसमें से 3 में से 2 को घटाइए। ठीक है, इसमें से 3 में से 2 को घटाइए, तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। तो ये बॉयज से बॉयज कट जाएंगे, तो ये दोनों जुड़ेंगे, ये प्लस का हो गया, 6 और 5 का 5 आएगा, और 8 और 6 14, 145 गर्ल्स बराबर 36 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 29,000। ठीक, तो यहां से गर्ल्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 29 से आपको पता होना चाहिए 30 पंजे 150 होता है, 29 पंजे 145 होता है, तो ये कटेगा 5 बार, और 5 से कटेगा ये 1200 बार। ठीक है, तो आपकी गर्ल्स की वैल्यू आ जाएगी, नंबर ऑफ गर्ल्स 200। ठीक है, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 200 आ गई तो आप एक काम करिए, इस जी की वैल्यू किसी में भी रख दीजिए, मान लेते हैं इक्वेशन 1 में रख देते हैं जी की वैल्यू। ठीक है, अगर इक्वेशन 1 में रखते हैं जी की वैल्यू तो 20b प्लस में 200, 15 दूनी 30 कितना आ जाएगा, 3000 बराबर कितना आपका 9000। ठीक है, तो यहां से 20b बराबर आएगा, 9 में से 3 गए तो 6000, एक जीरो से एक जीरो, तो बॉयज कितने आ जाएंगे, 2 तिया 6 यानी कि 300। इसने बोला था टोटल कितने हैं, तो मुझे बता दीजिए टोटल कितने हैं बॉयज और गर्ल्स। बॉयज प्लस में गर्ल्स कितने हो जाएंगे, बॉयज हैं 300 प्लस में गर्ल्स हैं 200, टोटल कितने हो गए आपके 500। ये आपका आंसर है, ऑप्शन 1। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का इजी सा क्वेश्चन है, 372 अपॉन में 56 लिखिए, इनटू में 7 लिखिए, माइनस में 5 में से 2 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, 7 से काट दीजिए 8 बार, 4 से काटिए 2 बार, और 4 से काटेंगे 4 नाम 36, 4 तिया 12, तो ये बना आपका 93/2 माइनस में 3। 93 में से 6 घटाइए अपॉन में 2, 93 में से 6 जाएगा तो 87/2, 87 यानी कि 43.5, 43 सही, 1/2 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, मैं हर स्टेप आपको लिख के बताया नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई x-1, x+1 एंड x+3 है, तो कह रहा है समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसने खुद ने समकोण त्रिभुज गिवन है ये, तो मैं यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना देता हूं। ठीक है, और इसके नाम दे देते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं ए, बी और सी। ठीक है, इसको मान लेते हैं x-1, इसको मान लेते हैं x+1, और इसको मान लेते हैं हाइपोटेनस गिवन है x+3। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए कि हमारा देखिए 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, और 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, अगर मैं यहां x की वैल्यू 2 रखता हूं तो ये बनेगा 3, और ये बचेगा 1, जो कि ट्रिपलेट सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर मैं x की वैल्यू 3 रख देता हूं, ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट कर देता हूं तो मुझे बताइए ये बनेगा 3 और 1 4, और ये 3 और 1 2, जो कि सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, अगर मुझे ये देखिए 6 बनाना होगा, ये मुझे 6 बनाना होगा, और ये मुझे 8 बनाना होगा, तो मुझे बताइए x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी। अगर मैं x की वैल्यू 7 रखता हूं, ठीक है, तो ये 7 में से 1 गया तो ये तो बनेगा आपका 6, 7 और 1 ये बन जाएगा 8, तो मुझे बताइए हाइपोटेनस कितना बन जाएगा, 7 और 3 10। अगर मैं x की वैल्यू 7 रखता हूं तो 7 और 3 10, ये आपका आंसर होगा, हाइपोटेनस आपका 10 हो जाएगा, ऑप्शन 1। ठीक है, बाकी आप अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के करोगे तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ये सबसे बेस्ट तरीका था इसके लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, देखिए त्रिभुज एबीसी में बिंदु पी क्यू और आर ए बी बी सी और सी ए पर इस प्रकार स्थित हैं कि बी क्यू बराबर पी क्यू है। ठीक है, पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं तब आपको ज्यादा क्लियर होगा।
मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल गिवन है आपको ए बी सी, नाम दे देते हैं ए बी और सी। कह रहा है ए बी बी सी और सी ए पर बिंदु है पी क्यू आर। ए बी पर बिंदु है पी, बी सी पर है क्यू और ए सी पर है आर। ठीक है, और क्या गिवन है, बी क्यू बराबर पी क्यू। ये बी क्यू इस पी क्यू के बराबर है, पी क्यू को मिला देते हैं। ये इसके बराबर है, और क्या गिवन है, क्यू सी, ये वाली क्यू सी बराबर है क्यू आर के, इस क्यू आर के, तो इसको भी मिला देते हैं। ठीक है, देखिए ये बी क्यू तो इस पी क्यू के बराबर है और ये क्यू सी इस क्यू आर के बराबर है। और क्या गिवन है, एंगल बी ए सी 75 है, बी ए सी ये वाला एंगल आपको गिवन है 75 डिग्री। हमसे पूछा क्या है, देन द एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ये वाला एंगल आपसे पूछा है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा कि अगर मैं बात करता हूं इस ट्रायंगल पी बी क्यू में, अगर ये दोनों भुजा बराबर हैं तो मुझे बताइए दोनों एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, तो मैं इनको अल्फा अल्फा मान लेता हूं। ठीक है, तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2 अल्फा। देखिए इस कॉन्सेप्ट को मैंने जो मेंस के पेपर में आपको सॉल्व करवा रहा था उस टाइम पे भी यूज किया था। ठीक है, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं क्यू आर और क्यू सी, तो मुझे बताइए ये एंगल भी बराबर होंगे। अगर मैं इसको बीटा मानता हूं तो ये एंगल भी बीटा होगा, बिल्कुल होगा। तो मुझे बताइए ये तीसरा एंगल कितने का बचेगा, 180 माइनस 2 बीटा। ठीक है, और जो मुझे निकालना है मैं अगर उसको थीटा मान लेता हूं तो मुझे बताइए एक स्ट्रेट लाइन पर तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, स्ट्रेट लाइन पर तीनों एंगल्स, ये वाला ये स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल कितने डिग्री का होता है, 180। तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, पर उससे पहले आप एक चीज नोटिस करेंगे, इस त्रिभुज ए बी सी में तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं, चलिए, इन ट्रायंगल ए बी सी अल्फा प्लस में बीटा प्लस में 75 डिग्री बराबर होगा हमारा 180। ठीक है, तो यहां से अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 105। ठीक है, अगर अल्फा प्लस बीटा 105 आ चुका है तो आप मुझे बताइए अब इन तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, तो मैं इसको लिखता हूं 180 माइनस 2 अल्फा प्लस में 180 माइनस में 2 बीटा और प्लस में थीटा, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, और देखिए 180 और 180 कितना हो गया, 360, 360 इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो यहां बचेगा इधर माइनस का 180। ठीक है, और इसमें से मैं 2 अल्फा और 2 बीटा में से -2 कॉमन ले लेता हूं, बचेगा आपका अल्फा प्लस में बीटा। ठीक है, और प्लस में थीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, यहां से 105। ठीक है, वैल्यू पुट रखिए, वैल्यू पुट करिए, 105 दूनी कितना हो जाएगा, माइनस का 210 प्लस में थीटा बराबर माइनस का 180। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 210 इधर जाके प्लस हो जाएगा, 210 माइनस का 180 है ही, तो कितना बचेगा आपका, 30 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कर रहा है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी केंद्र ओ वाले वृत्त में उत्कीर्णित है। ठीक है, बना लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज एक वृत्त के अंदर है, एक वृत्त बना लेते हैं, ये देखिए, और इस कह रहा है इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, तो एक समबाहु त्रिभुज भी बना देते हैं। ठीक है, ये एक समबाहु त्रिभुज हमने बना दी, त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी, इसका नाम गिवन है ए बी और सी। आगे क्या कह रहा है, लघु चाप बीसी, इस लघु चाप बीसी पर कोई बिंदु डी है। ठीक है, ये बिंदु डी है और एंगल सी बी डी 40 गिवन है हमें, एंगल सी बी डी ये वाला एंगल हमें 40 गिवन है। ठीक है, एंगल सी बी डी 40 गिवन है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी सी डी,
बी सी डी, ये वाला एंगल हमसे पूछा है। ठीक है, ये एंगल हमसे पूछा है। ठीक है, अब देखिए गिवन क्या क्या था हमें, एंगल सीबीडी 40 गिवन है, ये वाला एंगल आपको गिवन है 40। ठीक है, और ये वाला एंगल आपसे पूछा है। मुझे बताइए त्रिभुज के तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं, तो ये एंगल कितने का होगा, 60 का। ठीक है, अगर ये एंगल 60 का होगा तो आपको ए बी डी सी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा। तो हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180। अगर ये 60 है तो मुझे बताइए ये वाला एंगल कितने का बचा, 120 का। अब मैं त्रिभुज बी पी सी की बात करता हूं, अगर ये 40 है ये 120 है, दोनों का सम कितना हो गया, 160। तो मुझे बताइए तीसरा एंगल कितने का बचेगा, 20 डिग्री का। ये आपका आंसर है। बस इतना क्वेश्चन था, ये ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में और धारा की दिशा में उतनी ही दूरी जाने में लिए गए समय से 30 मिनट अधिक समय लगता है। देखिए, आपको अगर कंडीशन सेटिस्फाई करने में दिक्कत होती है तो आप एक चीज ध्यान रखना कि जब भी धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा और धारा की दिशा में जाएगा तो कम टाइम लगेगा। हमेशा विपरीत वाली में से आपको जो साथ वाली होती है वो घटानी होती है। ठीक है, अब देखिए चाल गिवन है हमें, बोट की चाल गिवन है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो और डिस्टेंस गिवन है आपको 24 किलोमीटर जो वो चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 24/20 माइनस में एस, ये होगी विपरीत दिशा में। ठीक है, और 24 डिस्टेंस ही थी और उतनी ही दूरी बोला था ना, उतनी ही दूर जाने में 20 प्लस में एस, और ये कह रहा था इससे 30 मिनट अधिक समय ले रहा था, यानी कि आधा घंटा ज्यादा ले रहा था। ठीक है, अब आप यहां इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। आप क्या करेंगे, आप करेंगे यहां एस की कोई वैल्यू एज्यूम करके देखेंगे पहले। ठीक है, अगर देखिए 24 है तो 24 8 का मल्टीपल है, 8 के मल्टीपल में आपको नीचे भी लाना है। ठीक है, अगर 8 के मल्टीपल में क्या है, आप 16 लाना चाहेंगे। अगर आप 16 लाना चाहेंगे तो एस की वैल्यू आपको क्या रखनी पड़ेगी, 4। ठीक है, तो आप अगर एस की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये बनेगा आपका, देखिए ये बनेगा आपका 24/16, ये बनेगा 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 3/2। ठीक है, 3/2। और यहां अगर आप 4 रखेंगे तो ये बन जाएगा आपका 24/24, यहां बनेगा आपका 1। और 3/2 में से अगर आप 1 माइनस करेंगे तो आपका 1/2 ही आएगा, जो कि हमें राइट साइड में यही लाना था। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि यहां से मेरी डायरेक्टली एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। आई होप आप इतना समझ पाए होंगे। अगर एस की वैल्यू मेरी 4 आ चुकी है तो क्या कह रहा है, यदि शांत जल में नाव की चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अगर नाव की चाल भाई पहले कितनी थी मुझे बताइए, 20 थी, अब 2 की वृद्धि होगी तो कितनी होगी, 22। ठीक है, तो कह रहा धारा की दिशा में 39 किलोमीटर जाने में, तो मुझे बताइए धारा की दिशा में 39 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में कितना हो जाएगा आपका, बी प्लस में एस। यानी अगर मैं बोट की स्पीड को मैंने बी माना है, इधर लिख देता हूं मैं, अगर मैंने देखिए बोट की स्पीड को अगर मैंने बी माना है और स्ट्रीम की स्पीड को मैंने एस माना है, तो मुझे बताइए डाउन स्ट्रीम में आपकी वैल्यू होगी बी प्लस में एस और अपस्ट्रीम में आपकी वैल्यू होगी बी माइनस में एस। यही मैंने यहां यूज किया था, यही मैं इधर यूज करने वाला हूं। ठीक है, तो मुझे बताइए 39 किलोमीटर जाने में पहले से 2 किलोमीटर अधिक थी, तो यहां बी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 20 और 2 22। ठीक है, 22 और माइनस में यानी धारा की दिशा में जा रहा था, यानी कि प्लस, प्लस में कितना आपका एच कितना निकाला है आपने, 4, प्लस में 4। ठीक है, प्लस में 39 अपॉन ये दूसरी डिस्टेंस कितनी है, 30 किलोमीटर की है इस बार, तो 30 अपॉन में ये डाउन स्ट्रीम में है बोला है, धारा की विपरीत दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम में, तो बी माइनस एस यानी कि 22 माइनस में 4। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ठीक है, तो कह रहा कितना समय लगेगा मुझे बताइए, 39 अपॉन में 26 प्लस में 30 अपॉन में 22 में से 4 गए तो 18,
ठीक है, 13 39, 13 दूनी 26 और 6 पंजे 30, 6 तिया 18। तो कितना बचा आपका 3/2 प्लस में 5/3, कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 10 9, 19/3 तो अब भाग दीजिए 6 तिया 18, 3 घंटे तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और 1/6 को आप क्या लिख सकते हो, 1/6 को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे तो 6 दाई 60, तो 10 मिनट और आ जाएंगी आपकी। ठीक है, तो आपका 3 घंटे और 10 मिनट आपका आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऑप्शन 2 आपका आंसर है, 3 घंटे 10 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ए ने एक मोबाइल फोन बी को 25% के लाभ पर बेचा और बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेचा। यदि सी ने इसके लिए 5625 रुपए का भुगतान किया है तो ए ने इसको कितने रुपए में खरीदा था, या ए ने इसके लिए कितने रुपए का भुगतान किया था। तो 3 बंदे हैं, देखिए ए है, बी है और सी है। कह रहा है ए ने तो बी को बेचा है और बी ने सी को बेचा है। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं ए ने वो 100 रुपए में खरीदा था। ठीक है, अब कह रहा है इसने बी को 25% के लाभ पर बेच दिया, तो मैं कह सकता हूं कि 125 में बेच दिया। ठीक है, और बी ने सी को 10% की हानि पर बेचा है, तो मुझे बताइए 10% की हानि पर बेचा है तो सी ने यहाँ -12.5 रुपए कम में बेचा है, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि इसने 112.5 में बेचा है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। आगे बात करते हैं। आगे क्या कह रहा है कि सी ने इसके लिए 5625 रुपए का भुगतान किया है। तो मुझे बताइए 5625 का भुगतान किया है सवाल के हिसाब से, और सवाल क्वेश्चन और हमारे हिसाब से रेशियो में कितनी वैल्यू है, 112.5 की वैल्यू है ये। तो मैं इसको 1125 लिख रहा हूं और ऊपर 10 लिख रहा हूं। ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए मैंने 10 से गुना कर दिया ऊपर। अब कह रहा है ए ने इसको कितने रुपए में खरीदा था, तो ए के लिए आप क्या करेंगे, ए ने खरीदा था 100 रुपए में, तो 100 की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि जो 5625 वैल्यू थी वो 112.5 की थी, हमें 100 की निकालनी है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, अब आप 25 से काटिए, देखिए 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 से काटेंगे 25 दूनी 50। ठीक है, बचे कितने 6, 25 दूनी 50, 25 चौका 100, यहाँ 25 पंजे 125। ठीक है, और 25 दूनी 50, बचे 6 25 पंजे 125 और 0। अब 9 से काटिए, 9 पंजे 45, 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 0। 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 25, 50, तो 5000 आपका आंसर आ गया। तो ए ने वो कितने में खरीदा था, 5000 में। ये आपका आंसर है, ऑप्शन 1। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है। देखिए एक ध्यान रखिए, जो ब्लू कलर का है वो तो ए है और जो रेड कलर में है वो बी है। ठीक है, क्या कह रहा है, 2014 और 17 में ए प्रकार की कारों के कुल निर्यात का, 2014 और 17 में ए, तो 14 में ए कितना है 200 और 17 में ए कितना है 175। तो मुझे बताइए कितना हो गया टोटल, 200 और 175, 375। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, 2015 और 16 में बी, तो 15 में बी कितना है 250 और 16 में बी कितना है 200, तो 250 और 200 कितना हो गया 450। ठीक है, 25 से काटिए, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 25 से काटेंगे तो 25 एकम 25, बचे 25 अट्ठे 200। 5 से काटिए, 5 तिया 15, नहीं सॉरी 3 से काटिए, 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18। 5:6 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0 हो, तो मैं क्या कह सकता हूं कि यहां से x प्लस वाई बराबर कितना है आपका -3। ठीक है, इस हमसे ये वैल्यू पूछी है तो आप कुछ नहीं करिए, इसमें क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करिए। ठीक है, तो अगर हम दोनों तरफ क्यूब करते हैं तो x प्लस वाई की होल क्यूब में, चलिए एक बार लिख देता हूं, -3 की क्यूब। ठीक है, तो बनेगा ये कितना बनेगा आपका, ए की 3 प्लस में बी की 3, एक्स की 3 प्लस वाई की 3, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस में 3ab, यानी कि 3xy इंटू में ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है आपकी -3। ठीक है, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस में 3ab इंटू में ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 3 की क्यूब कितना आएगा -27। ठीक है, अब आप थोड़ा ध्यान देंगे कि यहां से यहां तक ये कितना बन गया आपका
एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब माइनस में 9xy बराबर -27। यहां से यहां तक की वैल्यू तो हमारी आ चुकी है, बट इसने प्लस में 9 और गिवन था, तो ऐसे करिए दोनों तरफ 9 ऐड कर दीजिए। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ 9 ऐड कर देता हूं तो इधर भी 9 इधर भी 9, अगर 27 में मैं 9 जोड़ता हूं तो हमारा आंसर कितना बचेगा, -18। क्या आपका आंसर है ऑप्शन 4। आई होप आपको क्लियर होगा। आप एक कॉन्सेप्ट और लगा सकते थे, एक तरीका और लगा सकते थे, वो क्या, मैं दूसरा तरीका आपको बता देता हूं। इसने गिवन था हमें x प्लस वाई बराबर -3, हमें ये कंडीशन गिवन थी, वो ही सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, आप करिए क्या कि हमारी एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आप यहां y की वैल्यू 0 पुट करिए, तो यहां x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, -3। ठीक है, अगर x की वैल्यू -3 आ जाएगी तो मुझे बताइए ये x क्यूब जो हमें गिवन है, x क्यूब करेंगे तो 3 की क्यूब हो जाएगा हमारा -27। देखिए ये मैं लिख देता हूं x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस में 9xy प्लस में 9। अब मुझे बताइए 3 की क्यूब कितना हो जाएगा, -27 प्लस में y तो हम 0 कर चुके हैं, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस में 9, तो हमारा आंसर कितना बचेगा, -18। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमें गिवन है sin 23 cos 67, तो मुझे बताइए cos 67 क्या sin 23 के बराबर ही नहीं होता, बिल्कुल। तो cos 67 ये हो जाएगा हमारा sin 23 के बराबर, तो ये वाली वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, sin²23। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या sec बामन को आप नीचे इसके अपॉन में, मैं इधर लिख देता हूं sin 38 के अपॉन में, या sec बामन को आप cos बामन लिख सकते हो। ठीक है, और cos बामन को आप sin 38 लिख सकते हो, तो sin 38 से sin 38 कट जाएगा, तो यहां आपकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक, cos 23 और sin 67 को आप क्या लिख सकते हो, cos 23। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आपकी कितनी बन जाएगी, देखिए प्लस में 1 आ गया हमारा यहाँ, प्लस में cos² 23 आ जाएगा, ये प्लस में देखिए cos 38 है, इसके अपॉन में आप लिख सकते हो sin 52। देखिए मैं इधर लिख के बता देता हूं, cos 38 के अपॉन में आप लिख सकते हो sin 52, और ये sin 52 को आप लिख सकते हो cos 38। cos 38 से cos 38 कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। ठीक है, प्लस में 1 अपॉन में sec² 20 को आप लिख सकते हो sec²70, माइनस में sec² माइनस tan² होता है 1, तो नीचे आ जाएगा आपका 1। अब मुझे बताइए cos²23 प्लस में sin² प्लस cos² होगा आपका 1, प्लस में 1 प्लस में 1। ठीक है, अपॉन में 1, तो आंसर होगा आपका 1113। ऑप्शन 2 हमारा आंसर होगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ए एक काम को 16 दिनों में कर सकता है, बी उसे 12 दिनों में कर सकता है, उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ काम किया, उसके बाद ए चला गया, बी ने शेष काम अकेले पूरा किया, तो कह रहा काम को पूरा समाप्त करने में बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया। तो देखिए ए किसी काम को कर सकता है 16 दिनों में, और बी उसी काम को कर सकता है 12 दिनों में। मैं टोटल वर्क मान लेता हूं, इनका दोनों का एलसीएम 48। ठीक है, अब मुझे बताइए इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 16 3 48 3, बी की कितनी आ जाएगी, 12 चौक 48 4। तो मुझे बताइए इन दोनों का एफिशिएंसी क्या होती है, एक दिन का काम, तो मुझे बताइए इन दोनों का एक दिन का काम कितना होगा, 4 और 3 7। ठीक है, और कह रहा है इन्होंने मिलकर पहले 4 दिनों तक साथ में काम किया है, तो मुझे बता दीजिए कि 4 दिनों में इन्होंने कितना काम कर दिया होगा। 7 की एफिशिएंसी, एक दिन में अगर 7 करते हैं तो 4 दिन में कितना काम कर दिया होगा इन्होंने, 28। ठीक है, अगर इन्होंने 28 काम कर दिया है तो मुझे बताइए काम बचा कितना है, 20। ठीक है, अब कह रहा है शेष काम को बी ने अकेले पूरा किया है। भाई ए तो चला ही गया था, अगर ए चला गया था तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, तो बी ने 20 काम को 4 की एफिशिएंसी से कितने दिन में काम कर दिया होगा, ये बी ने। ठीक है, तो ये 5 दिन में कर दिया होगा। अब मुझे बताइए बी ने 5 दिन तो यहां काम कर लिया, और 4 दिन इसने दोनों के साथ में काम किया था, तो टोटल कह रहा शुरुआत से टोटल बी को कितना टाइम लगा, तो बी को कुल समय लगा 4 प्लस में 5 दिन, यानी कि 9 डेज। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्लियर होगा।
क्या कह रहा है, एक अधूरी मीनार के आधार से 78 मीटर की दूरी से अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, बना लेते हैं पहले। मान लेते हैं एक मीनार है, ठीक है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ही बनानी है वैसे तो, पर मैं चलिए बना के दिखा देता हूं। मान लेते हैं ये एक अधूरी मीनार थी, ठीक है, और कह रहा है 78 मीटर की दूरी पर एक दूरी से इसका जो उन्नयन कोण था इस अधूरी मीनार के शिखर का वो था 70, वो सॉरी 30 डिग्री। ठीक है, तो मुझे बताइए अगर ये यहाँ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये यहाँ से 78 की डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए ताकि उसी बिंदु से तैयार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। तो मीनार को आगे कितना ऊंचा और बढ़ाया जाना चाहिए ताकि ये 60 डिग्री का एंगल बनाए, इसने ये बोला है। मान लेते हैं कुछ डिस्टेंस इसको उठाना पड़ेगा और यहां से 60 डिग्री का एंगल बनवाना पड़ेगा। ठीक, तो मान लेते हैं ये यहां से 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, ठीक है, ये एंगल कितने का बना रहा है अब, 60 डिग्री का। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इस छोटी वाली ट्रायंगल में। तो मुझे बताइए ये 30 है तो ये एंगल कितना होगा, 60। 60 के सामने क्या होता है, √3, और 30 के सामने क्या होता है, 1। तो मुझे बता दीजिए कि अगर √3 की वैल्यू 78 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 78 अपॉन में √3। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इस बड़ी वाली ट्रायंगल की। ठीक है, इस बड़ी वाली ट्रायंगल की जो कंप्लीट मीनार है इसकी अगर मैं बात करूं, ये बड़ी वाली ट्रायंगल की, तो मुझे बताइए 60 के सामने कितना होता है, √3, और 30, अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30। 30 के सामने कितना होगा, 30 के सामने होगा आपका 1। अगर 1 की वैल्यू 78 है तो मुझे बताइए √3 की वैल्यू कितनी होगी, 78 √3। ठीक है, अगर ये टोटल वैल्यू 78 √3 है, जिसमें से ये वाली छोटी वाली जो अधूरी मीनार थी उसकी वैल्यू थी 78 अपॉन √3, तो ये वाली लेंथ हमसे पूछी है, तो टोटल 78 √3 में से हम 78 अपॉन में √3 घटा देंगे। ठीक है, तो 78 √3 माइनस में 78 अपॉन में √3। ठीक है, ऊपर से आप √78 कॉमन ले लीजिए, बचेगा कितना, √3 माइनस में 1 अपॉन में √3। ठीक, अब देखिए 78 इंटू में √3 से √3 कट जाएगा, 3 माइनस 1 कितना बचेगा आपका, 2 अपॉन में √3। ठीक है, अब आप करिए क्या, रेशनलाइजेशन कर दीजिए √3 से, तो आपका बनेगा 78 इंटू में 2 अपॉन में √3 इंटू में √3 इंटू में √3 अपॉन में √3। ठीक है, तो √3 से √3 तीन तीन आ जाएगा और 3 से कटेगा ये 26 बार, 26 दूनी 52 √3 आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 4। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है। एक वस्तु का मूल्य 400 है। फेस्टिवल सेल के दौरान कंपनी 10% के डिस्काउंट कूपन के साथ वस्तु के नियमित मूल्य पर X% की छूट प्रदान करती है। ठीक है, सेल की छूट और छूट कूपन दोनों का उपयोग करने के बाद जो बाद में वस्तु का मूल्य रह गया वो रह गया 216। तो कह रहा है X का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि कितने % की छूट दी थी वो हमें बतानी है। तो मुझे बताइए, उसने एक छूट तो 10% की दी थी। ठीक है, तो 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। तो मैं कह सकता हूं कि 10 रुपए की चीज उसने एक की छूट देने के बाद 10 रुपए की छूट चीज में से एक की छूट दे दी, तो बेची कितने की, 9 की। तो मैं कह सकता हूं MP और SP का रेशियो लिख रहा हूं मैं। ठीक है, 10 रुपए की चीज 9 में बेची। अगर हम बात करते हैं जो कूपन वाली कंडीशन है X, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, मान लेते हैं वो ₹A की चीज पर कुछ डिस्काउंट देने के बाद उसने ₹B में बेच दी। ठीक है, और कह रहा है टोटल जो फाइनल सेल बनी वो कितने की बनी, वो ₹216 में, यानी कि फाइनली ₹216 मूल्य बचा उसका। तो मैं कह सकता हूं कि शुरुआत में उसकी वैल्यू 400 थी, बाद में रह गई डिस्काउंट के बाद कितनी, 216। ये टोटल है। ठीक है, अब आप इस कंडीशन को अप्लाई कीजिए, 10A, यानी MP और SP का रेशियो लिख रहा हूं मैं, 10A अपॉन में 9B
बराबर कितना होगा आपका 400 अपॉन में 216। ठीक है, देखिए अब इसको सॉल्व करना है हमें। देखिए एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगी, 8 से काटिए, 8 पंजे 40 और 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 सत्तू 56 और 9 से काटेंगे 3 बार। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो कितना आ गया 5:3। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ ए और बी की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि 5 रुपए की चीज कुछ डिस्काउंट देने के बाद 2 में बेची है। तो मुझे बताइए 5 रुपए की चीज अगर 3 में बेची है तो डिस्काउंट कितने का दिया होगा 2 का। ठीक है, अगर 2 का डिस्काउंट दिया है और कितने पर दिया है ये डिस्काउंट 5 पर, तो 2/5 कितना होता है हमारा 40%। तो मैं कह सकता हूँ कि डिस्काउंट 40% का दिया होगा, यानी एक्स की वैल्यू जो हमसे पूछी थी वो 40% थी। ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 16 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है। ठीक है, जो आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ है, यानी कि कुछ खाली था। यदि घन पूरी तरह से डूबा हुआ है तो जल स्तर कितना ऊपर उठेगा। तो मुझे बताइए भाई, जब हमने कौन को डाला तो उसने जितना स्पेस ऑक्युपाई किया उसका वॉल्यूम और जो कौन का वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कौन का वॉल्यूम कितना होगा हमारा 8 की क्यूब, यानी 8 गुना 8 और अगर मैं इस क्यूबॉइड फॉर्म की बात करता हूं, क्यूब की बात करता हूं, इसकी लेंथ है 16, ब्रेड्थ है 8 और मान लेते हैं इस कुछ ऊंचाई तक उठा होगा, मान लेते हैं वो h है। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करिए। 8 से कटेगा 8, 8 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा 8 4 बार। तो यहां से मुझे बताइए हाइट कितनी हाइट तक वो उठ गया होगा 4। ये आपका आंसर है ऑप्शन 4। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए 6 से 12 बजे तक एक कॉलोनी के निकट सड़क से गुजरने वाली कारों की संख्या को दिखाया गया है इस हिस्टोग्राम में। तो मुझे पूछा है, देखिए 6 से 8 बजे तक गुजरने वाली कारों की संख्या का मुझे बताइए 6 से 8 तक कितनी कार गुजरी हैं। 70 और 105, 175। इसका रेशियो किसके साथ में, 9 से 11 बजे तक गुजरने वाली कारों की संख्या के साथ में। 9 से 11 तक मुझे बताइए कितनी गुजरी है। ये 115 और 95 कितना हो गया आपका, यानी कि 210। ठीक है, अब देखिए इसको काटिए 7 से पहले। 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 7 से काटेंगे 7 या 21, 0। 5 से काटिए, 5 पंजे 25, 5 छिंग 30, 5:6 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आई होप आप कॉन्सेप्ट्स को एंजॉय कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ये कुछ गिवन है हमें, ये वाली इस फॉर्म में ज्ञात कीजिए जो 3 से तो विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं है। ठीक है, तो देखिए चेक करके देखते हैं। इसको अगर हम पहले ऑप्शन को उठाते हैं तो मुझे बताइए 6 और 3 9 और 9, तो कितना बचा 8 8 16 और 3 8 8 16। देखिए सॉरी, देखिए 9 6 और 3 9, अब बचा 8 8 16 और 2 18। 18 तो 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, तो 7 और 2 9, 6 और 3 9, 8 और 7 15। ये 9 से नहीं है बट 3 से है, बट इसने बोला है सबसे बड़ी। ठीक है, सबसे बड़ी। अभी हम इसको होल्ड पर रखते हैं, क्या इससे बड़ी और कोई संख्या है, आगे चेक करते हैं। तो देखिए 9 6 और 3 9, 8 5 13 और 2 15। ये भी 15 है, ये 9 से नहीं है जबकि 3 से है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं। 9 6 और 3 9, 8 8 16 और 2 18, इसलिए इसकी 18 आ रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब इन दो ऑप्शंस में देखिए मुझे बताइए बड़ी कौन सी है। 23 76 87, 23 96 85, इसलिए ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, ये आंसर होगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा है 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आप देखते ही आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ वैल्यू पुट करने में आपका टाइम खराब नहीं करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन बनता है। इसमें आप अगर 30 45 60 वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आप क्या करिए
4 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। और इसको इधर लेफ्ट साइड में ले आइए तो गुना करके 3 एकम 3, तो इधर आके लेफ्ट साइड में -3 बनेगा और माइनस का 3 कॉस थीटा बनेगा बराबर 0, ठीक है। अब आप एक काम करिए, पहले इसको 4 से गुना करिए और साथ के साथ माइनस भी कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 4 से गुना करेंगे तो प्लस का 4, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का 4 बचेगा। ये -4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा माइनस कॉमन लेने के बाद, ठीक है। और -3 आपका बनेगा प्लस का 3 और -3 बनेगा आपका प्लस का 3 कॉस थीटा बराबर 0, ठीक है। अब ये बना आपका कंडीशन 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 3 कॉस थीटा और 4 में से 3 गया तो माइनस का 4 में से 3 गया तो माइनस का 1 बराबर 0। अब देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आपको करना क्या है, देखिए अगर गुना करें तो 4 एकम 4, माइनस मल्टीप्लाई करने पे -4 आना चाहिए, सम करने पे प्लस का 3 आना चाहिए, ठीक है। तो मुझे बताइए अगर मैं प्लस का 4 ले लेता हूं और माइनस का 1 लेता हूं तो गुना करेंगे तो -4 आएगा, इनका सम करेंगे दोनों का तो 4 में से 1 जाएगा, प्लस का 3 बचेगा, ठीक है। अब यहां हमारी जो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी आपको डायरेक्ट निकालनी आनी चाहिए कि साइन चेंज होके आएगी। अब ये 4 तो आ जाएगा माइनस का, जो कि कॉस थीटा की वैल्यू माइनस में होगी नहीं, ये तो होगा नहीं, इसलिए हमारी कॉस थीटा की वैल्यू आएगी 1 और इस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ में जो है वो इसके बटे में आ जाएगा। तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/4। आई होप आप इतना तो समझ पाए होंगे। अब मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके लिए बना देता हूं, ठीक। तो यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल में बना देता हूं, ठीक है। अब इसने कॉस थीटा की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 1/4, तो हमारा कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस यानी 1/4, तो ये कितना आ जाएगा 4 × 16 - 1 √15, ठीक। अब देखिए हमसे पूछा है 2 tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 2 इंटू में tan थीटा की √15 अपॉन में 1 यानी कि √15, ठीक है। प्लस में 4 sin थीटा, प्लस में 4 इंटू में sin थीटा की वैल्यू कितनी होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस यानी √15/4, ठीक है। 4 से 4 कट ही जाएगा। माइनस में सेक थीटा होती है आपकी हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो यानी 4/1 यानी कि -4, तो 2√15 और √15 आपका कितना आएगा 3√15, माइनस में 4 बच रहा है, ये आपका आंसर होगा 3√15 - 4, ऑप्शन 2। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है। यदि x प्लस में 6y बराबर 8 है, xy बराबर 2 गिवन है, तो हमसे पूछिए x³ प्लस में 216y³ का मान पूछा है। आप कुछ मत करिए, इसका होल क्यूब कर दीजिए दोनों तरफ। हमें गिवन है x प्लस में 6y बराबर 8, अगर हम दोनों तरफ होल क्यूब करेंगे तो हमारा बनेगा x³ प्लस में 6 की क्यूब 216, y³ a की 3 प्लस b की 3 प्लस में 3ab, 3 इंटू में a यानी कि x इंटू में b यानी कि 6y इंटू में a प्लस b यानी कि हमारा 8, ठीक है। और 8 की क्यूब बनेगा हमारा 512। अब देखिए x³ प्लस में 216y³, ये तो हमें निकालना ही है, x³ प्लस में 216y³। अब देखिए 6 × 18 और xy की वैल्यू हमें 8 गिवन है, ठीक है। प्लस में 6 × 18 गुना में xy की वैल्यू 2 गिवन है, ठीक है। 6 × 18 xy की जगह पे मैं 2 रख रहा हूं और इंटू में 8 है, ठीक है। तो बराबर 512 है ही, तो यहां से x³ प्लस में 216y³ की वैल्यू कितनी आएगी 512, राइट साइड में है ही, माइनस में देखिए इसकी गुना करिए 8 दूनी 16, 16 गुना में 18, 16 8 128, हासिल का 12, 16 कम 16 और 12 28, 288 घटा दीजिए, 12 में से 8 गए तो 4 और 50 में से 28 गए तो 22, 224 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आई होप आपको क्लियर होगा। अब आप एक तरीका और समझिए, आप इसमें एक काम और कर सकते थे क्या कि देखिए हमें x प्लस में 6y 8 गिवन है, आप हिट एंड ट्रायल अगर थोड़ा लगा के देखोगे तो अगर मैं x की वैल्यू को 2 मान लेता हूं और y की वैल्यू को 6 बनाने के, इसको 6 बनाने के लिए y की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, तो 6 और 2 8 हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। और इनकी गुना करके देखें x और y की, तो 2 एकम 2 सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप करिए क्या, यहाँ x की क्यूब यानी 2 की क्यूब 8 बनेगा, प्लस में 216
और y हमने 1 माना है तो ये 1 हो जाएगा, तो 216 और 8 कितना हो जाएगा, 224। इस तरीके से भी आप सोच सकते थे। ठीक है, ऑप्शन 2 ही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है। कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। ठीक है, 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर 5082 है, तो राशि बताइए। अब आपको एक चीज यहां बड़े ध्यान से देखनी है कि मैं आपको देखिए 3 साल का तो बता चुका हूं और आपको पता भी होता है कि 10% के रेट से 3 साल का सीआई का जो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 33.1 होता है। बट आपको 10% और 20% का तो एटलीस्ट 4 साल तक का भी पता होना चाहिए। तो आपको मैं बता देता हूं कि सीआई के केस में 4 साल के लिए जो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो होता है हमारा 46.41। ठीक, ये इतना परसेंट, ये 4 साल के लिए है। अगर मैं 2 साल की बात करूं सीआई के केस में, तो रेट आपको 2 साल के लिए तो पता होगा 10% से होता है हमारा 21%। ठीक है, अब इनका डिफरेंस मुझे बताइए कितना गिवन है, 5082। हमारे हिसाब से डिफरेंस हो कितना गया, 6 में से 1 गया तो 5, 4 में से 2 गए तो 2, 25.41। ठीक है, इतना परसेंट की वैल्यू हमें गिवन है सवाल में, 5082। ठीक है, अगर मैं पॉइंट हटाने के लिए बटे में 100 और इधर ले जाके गुना में 100 कर देता हूं, इस पॉइंट को हटा देता हूं। 5041 का ये 82 आपको डबल दिख रहा है, बिल्कुल ये डबल हो जाएगा, तो ये 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 200। ठीक है, आपसे पूछिए, सॉरी ये आपका डबल दिख रहा है 200। ठीक है, आपसे पूछिए प्रिंसिपल यानी कि 100% की वैल्यू पूछिए, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 200 इंटू में 100 यानी कि 20,000 आपका आंसर होगा। बताइए आया मजा, कितने आसान तरीके से आपने इस थोड़ा कैलकुलेटिव टिपिकल क्वेश्चन को आराम से कर लिया। ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आपके ये टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे, आपने कॉन्सेप्ट्स को एंजॉय किया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। ठीक है, और अगर आपको इस लेक्चर की जो मैंने आपको समझाया इसी सॉल्यूशन के साथ में अगर पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है एचएस एग्जाम मैथ्स, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए और वहां से इसी सॉल्यूशन के साथ में आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।